हेलो फ्रेंड्स, हम लोग अपना दूसरा चैप्टर पढ़ रहे थे जिसका नाम है ऋण पत्रों का निर्गमन और मोचन। मोचन मतलब क्या होता है? रिडेम्पशन। इसी में हम लोग कई चीजें पढ़ चुके हैं, लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें कुछ चीजों की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा है, इसलिए उनको रिवाइज कर लेते हैं जल्दी से फटाफट। अच्छा, क्या होता है निर्गमन का मतलब? क्या होता है? ठीक, अच्छा, तो हम लोग पढ़ेंगे। आज जो हमारा टॉपिक है मेनली वो है एक मुश्त भुगतान के द्वारा मोचन। ये टॉपिक है क्या? नहीं, हम लोग किस्तों में मोचन की बात करेंगे, तो हमारा किस्तों के में मोचन की जो है बात वो करना है। ये हमारा मेन टॉपिक है, ठीक। लेकिन आप उससे पहले ये समझिए कि हम लोगों ने इससे पहले जस्ट पहले ये टॉपिक पढ़ा हुआ था, ये आज हम नहीं पढ़ेंगे, हम पढ़ चुके हैं। ऋण पत्रों का मोचन कैसे कैसे किया जाता था, तो 4 तरीके हुआ करते थे। और मोचन का मतलब क्या होता है पहले तो वो समझ लीजिए, है ना। जल्दी से कुछ रिवीजन है। ऋण पत्रों का मोचन का मतलब होता है निर्गम के नियमानुसार ऋण पत्रों के खातों में देनदारियों को समाप्त करने हेतु कर दिया जाता है। मतलब क्या होता है? जो आप किसी को ऋण पत्र देते हो ना, तो उससे आप पैसे लेते हो, आप उसको आप ऋण पत्र देते हो। अब जिसको आपने ऋण पत्र दे रखा है वो पैसे आपको दे चुका है, तो आप उसको पैसे वापस करोगे, तो आपकी फर्म की देनदारियां हैं उस इंसान पर, तो उन देनदारियों को समाप्त करना, समझ रहे हैं ना, देनदारियों को समाप्त करना। इसी को बहुत आसान भाषा में बोलें, 3 इडियट्स वाली, तो क्या हो जाएगा? इसका तात्पर्य है कि कंपनी द्वारा ऋण पत्रों की राशि को वापस करना। बस सिंपल, जितना ऋण पत्र में आपने दिया था आपने आपको पैसे वापस कर दिए। अच्छा, अब वो प्रीमियम पर भी हो सकता है, पार पे भी हो सकता है, यानी कि जो सम मूल्य है उस पर हो सकता है, या प्रीमियम पर हो सकता है, या फिर बट्टे पर यानी कि डिस्काउंट पे भी हो सकता है। आमतौर पर अगर मान लेते हैं कि अगर हमें, मान लीजिए हम लोगों ने कितना भी 100 रुपए के डिवेंचर्स इशू किए थे, ऋण पत्र इशू किए थे, कितने? 1000। तो आप क्या करोगे? 1 लाख रुपए वापस कर रहे होगे जब, तभी उसको क्या बोलेंगे? रिडेम्पशन, ठीक है, मोचन। अच्छा, ये बात आपको गई। अब इसी में क्या होता है, 4 तरीकों से हम लोग करते थे। पहला तरीका हम लोग देख चुके हैं जिसको हम लोग बोलते हैं एक मुश्त भुगतान, ठीक है, लम सम में आपने कर दिया, लम सम एक साथ आपने पे कर दिया। दूसरा क्या होता है? पे इन इंस्टॉलमेंट्स, किस्तों में आप कर रहे होते हैं, इसको हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे। अच्छा, तीसरा क्या होता है? आप खुले बाजार में सेल करते हो, ठीक है, परचेज इन द ओपन मार्केट, खुले बाजार में क्रय। और फिर क्या करते हो आप? अंशों का नए ऋण पत्रों में परिवर्तन द्वारा। इसमें क्या होता है? आप पुराने के लिए नए को इशू कर देते हो, बाय कन्वर्जन इनटू शेयर्स और न्यू डिवेंचर्स। तो नए डिवेंचर्स आपने दे दिए या फिर आपने उसको अंशों में, शेयर्स में परिवर्तित कर दिया। तो ये हम लोग आगे पढ़ेंगे, अभी अपने को क्या पढ़ना है? ये पढ़ना है। आगे बात समझ में? अच्छा, अब समझिए किस्तों में भुगतान। इस विधि के अंतर्गत सीधी सी बात है, किस्त में है तो आप क्या कर रहे होगे? अलग अलग समय पर आप किस्त पे कर रहे होगे। तो कब दी जाएगी, ये सारी चीजें समझ लेते हैं। अंतर्गत ऋण पत्रों का मोचन प्रति वर्ष हर साल नॉर्मली किसी निश्चित तिथि पर, ठीक है, कोई आपकी डेट फिक्स्ड है नॉर्मली, आप उस पर क्या करते हो? देय किस्तों के द्वारा, देय मतलब आपको देना है, किया जाता है। ऋण पत्रों की कुल देनदारी को वर्षों के योग से विभाजित किया जाता है। इसका क्या मतलब हुआ? मान लीजिए आपने कहा कि हम 4 साल में पैसे वापस करेंगे। कितने साल में? 4 साल में। अब आप 4 साल में पैसे वापस कर रहे हो और मान लीजिए सब मिला करके 1 लाख रुपए आपको वापस करना था, ठीक। तो आप क्या करोगे? हर साल कितना कितना दोगे? तो आप 1 लाख को 4 से विभाजित कर दोगे। तो आपने क्या किया? जो कुल राशि है निर्गमन, जो आपको मोचन की राशि है, उसको आपने संख्या किससे डिवाइड किया? जो वर्षों की संख्या है, वही चीज लिखी हुई है। ऋण पत्रों की कुल देनदारी को, जो कुल देनदारी तो वो 1 लाख रुपए बन रही है, को वर्षों के योग से आपने विभाजित कर दिया। तो ये आपको कुल मिलाकर के क्या होगा? ये तरीका है। अच्छा, अब इसी को समझते हैं। सामान्यतः ऋण पत्रों का मोचन देय तिथि पर ही किया जाता है। तो जो भी देय तिथि है, मान लीजिए आपने बोला कि हम हर साल 31 तारीख को दे देंगे, 31 मार्च को, ठीक है, जब साल आपका खत्म हो रहा है उसी दिन आप क्या करोगे? पैसे वापस करोगे। मान लीजिए नॉर्मली हमारे क्वेश्चन में 31 मार्च आता है, इसलिए मैं 31 मार्च बता दे रहा हूं। अच्छा, परंतु आप उससे पहले भी, अगर आपके जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, आपके जो अंतर नियम है, आपके मतलब किसी कंपनी के, उसमें ऐसा प्रावधान है, तो आप ऋण पत्रों का मोचन परिपक्व तिथि यानी कि उसकी मैच्योरिटी से पहले भी कर सकते हैं। आगे बात समझ में? अच्छा, क्या हुआ? आपने बोला कि और ये नॉर्मली इस तरह की चीज जो चलेगी, आपने बोला 4 किस्तों में दोगे, ठीक है, और हर साल के अंत में दे रहे हो। आप हो सकता है तीसरे साल में ही पूरा पूरा पैसा वापस कर दो। ये भी हो सकता है कब? जब आपकी कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में ये बात मेंशन है। आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को हम लोग हिंदी में बोलते हैं अंतर नियम, ठीक। अच्छा, अब क्या हुआ? कंपनी के ऋण पत्रों का मोचन जो है ना, पूंजी या अर्जित लाभों में से किया जा सकता है, ठीक है, ये समझो।
मोचन का मतलब क्या हुआ, आप पैसे वापस कर रहे हो, यही तो मोचन है। तो कहां से दोगे, या तो आपकी जो पूंजी है पहले से लगी हुई कंपनी में, या फिर आपको जो प्रॉफिट्स हुए, तो जो प्रॉफिट्स आप उसमें से मोचन कर सकते हो, पूंजी है उसमें से कर सकते हो, और इसी पर आधारित आपकी जर्नल एंट्रीज थोड़ी सी बदल जाती है। क्या होता है, जो आपकी रोजमर्रा प्रविष्टियां है ना, उसमें थोड़ा सा अंतर पड़ जाता है जर्नल एंट्रीज में। अच्छा ठीक है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर्स ईदर आउट ऑफ कैपिटल, मतलब या तो कैपिटल से यानी कि पूंजी से करेंगे, और आउट ऑफ प्रॉफिट या फिर आप लाभ से करेंगे। अच्छा, और क्या हुआ, कुछ असूचीबद्ध कंपनियों को भी डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व ना बनाने की स्वीकृति होती है। देखो होता क्या है, हमारे देश में ऋण पत्र जारी करने में सारी कंपनियों को तो पहले परमिशन नॉर्मली सीधे तौर पर कंपनीज एक्ट में आपको मिल गई है कि आप कर सकते हो। बहुत सारी ऐसी बैंक्स हैं जो भी इशू करती हैं, बड़ी रेप्यूटेड कंपनीज वो करती हैं, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनी वो भी करती हैं। तो ये नॉर्मली बड़ी कंपनीज होती हैं, इनके बारे में सब लोग जान रहे होते हैं और इनकी अपनी एक साख बन चुकी होती है। अनलेस कुछ स्पेसिफिकली बात आ जाए तो अलग बात है, नहीं तो जो भी बैंक्स हैं, जो बड़ी कंपनीज, जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड कंपनीज हैं, ये सारी सूचीबद्ध कंपनियां हैं। और ऐसी कंपनियों को ऋण पत्र जारी करने के बाद में एक कोई ऐसा रिजर्व बना के रखने की जरूरत नहीं होती। क्यों? क्योंकि उनके पास इतना ज्यादा पैसा है, या उनकी इतनी ज्यादा साख है, इनका इतना बड़ा मार्केट कैपिटल है, या इतना ज्यादा रेवेन्यू टर्नओवर है कि वो जो पैसा उन्होंने उठाया वो वापस कर सकते हैं, इसकी बहुत ज्यादा उम्मीद होती है। इसलिए उन लोगों को कोई एक अलग से डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व, एक आपको रिजर्व बना करके रखने की जरूरत नहीं होती है, समझ रहे हो? क्योंकि आप इतनी बड़ी तो आप हाँ आप दे दोगे, ऐसा बात रहती है। नॉर्मली इनका इतने सारे रेगुलेशंस पहले से ही होते हैं कि ये भाई लगभग बाय डिफॉल्ट हो जाता है कि आपके पास ये स्थिति है तभी आप इशू कर पा रहे हो। लेकिन कुछ असूचीबद्ध कंपनियां भी होती हैं। असूचीबद्ध मतलब क्या होता है, जो अनलिस्टेड है। अनलिस्टेड का मतलब क्या हुआ, जो किसी भी स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड नहीं है, उनका नाम स्टॉक एक्सचेंज पर आप उनके शेयर्स खरीद और बेच नहीं सकते। ऐसी कंपनियां भी कई कुछ ऐसी होती हैं, जो कुछ बड़ी कंपनीज भी होती है जो लिस्टेड नहीं होती हैं। ठीक है, लिस्टेड होने का मतलब होता है आप पब्लिक चले गए हो। तो कुछ असूचीबद्ध जो बड़ी कंपनी होती है उनको भी ये परमिशन होती है कि आप भी क्या कर सकते हो, आपको डिबेंचर रिजर्व बनाने की जरूरत नहीं है रिडेम्पशन के लिए। तो उसको हम लोग बोलते हैं DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। इसी को हिंदी में हम लोग क्या बोल देते हैं, आरक्षित ऋणपत्र मोचन। ठीक है, कि आपने पहले से पैसा वहां पे अलग से निकाल के रख दिया है कि आप इतना पैसा जिससे कि आप वापस करने में आपको आसानी दिख पाए। ज्यादा पैसा नहीं रखा जाता। आपने मान लीजिए 1 लाख रुपए उठाया तो 10% रखना होता है। कितना रखना होता है? 10%। ठीक है, तो आपने अगर 10 लाख रुपए उठाया तो आप उस वाले अकाउंट में कितना डाल दोगे? 1 लाख रुपए डाल दोगे। कि कब डालोगे? उस अकाउंट में नहीं, उस रिजर्व में। कब डालोगे? जब आप कोई असूचीबद्ध कंपनी हो, तब भी जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे असूचीबद्ध जो बाकी रह जाती है कंपनी, जो छोटी छोटी कंपनीज है, उनको ये कंडीशन मिलती है। ठीक है, कि उनको क्या करता है, उनको कुछ असूचीबद्ध को तो ना बनाने की स्वीकृति होती है। ठीक है, लेकिन कुछ को बनाना पड़ जाता है। ठीक है, तो जिनको ना बनाने की स्वीकृति उनके लिए तो कोई टेंशन की बात ही नहीं है, लेकिन जिनको बनाना पड़ रहा है उन लोगों को कितना रखना पड़ता है भी आगे देखेंगे। इन कंपनीज की बात की जा रही है। ऐसी कंपनियां पूंजी का प्रयोग करके भी ऋण पत्रों का मोचन कर सकती हैं। कौन सी ऐसी कंपनीज? जो अनलिस्टेड है, असूचीबद्ध है, लेकिन उन लोगों को नहीं बनाने की जरूरत है। क्या? DRR, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व। अच्छा, अब समझिए, अन्य असूचीबद्ध कंपनियां, मैंने बताया कि कुछ ऐसे असूचीबद्ध होती हैं, उनके लिए आरक्षित ऋण पत्र मोचन। आरक्षित ऋण पत्र मोचन का मतलब क्या हुआ? यही DRR समझ लो। आप DRR लिख करके भी आओगे तो कोई फर्क नहीं है। ठीक है, DRR। इसमें क्या होता है? निर्गमित मतलब इशूड डिबेंचर्स के अंकित मूल्यों का न्यूनतम 10% होना चाहिए। किसका? अंकित मूल्य। तो अगर आपका जो पार वैल्यू थी वही फेस वैल्यू होती है, उसी को हम लोग हिंदी में अंकित मूल्य बोलते हैं। अंकित मूल्य का 10% होना चाहिए। आपने 10 लाख का अगर इशू किया हुआ है, ठीक है, कितने का? 10 लाख का, तो आपके पास इस रिजर्व में 1 लाख रुपए होना चाहिए। ठीक है, जिससे कि आप वापस करने की आपकी उम्मीद ज्यादा दिख जाए कि आप वापस कर पाओगे, है ना? अच्छा, अब क्या हुआ, एक और चीज है। ये चीज महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि हम लोग जो उदाहरण करने जा रहे हैं ना, उसमें इस चीज का बहुत ज्यादा यूज होगा और इसको लेकर के बहुत सारे लोग गलत कर देते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट बात है, समझिए। कंपनियों को 30 अप्रैल या फिर उससे पहले, ठीक है, 30 अप्रैल या फिर उससे पहले एक राशि का निवेश करना आवश्यक है। कौन सी राशि है? किसका आवश्यक है? समझिए, यह राशि अगले वर्ष के 31 मार्च को समाप्त होने वाले लेखा वर्ष के दौरान परिपक्व होने वाले ऋण पत्र की राशि से के 15% से कम नहीं होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? मान लीजिए कि आज आपने कुछ ऋण पत्र ले रखे थे, कभी भी ले रखे थे, 2 साल पहले ले रखा था, 1 साल पहले ले रखा, और आपको ये पता है कि उस ऋण पत्र की, उस डिबेंचर की जो मैच्योरिटी डेट है वो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक है। ठीक है, इस फाइनेंशियल ईयर का एंड कब होगा? 31 मार्च को होगा। तो ऐसी स्थिति में मान लीजिए, अभी मान लीजिए 2020 चल रहा है। ठीक है, कितना चल रहा है? 2020।
और आज जो तारीख है वो मान लीजिए है 28 अक्टूबर, ठीक, मान लेते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको ये पता है कि यार 31 मार्च को आपका क्या हो रहा है, कुछ डिबेंचर्स है जो एक्सपायर होने वाले हैं, एक्सपायर मतलब मैच्योरिटी होने वाली है, एक्सपायर नहीं हो रहे हैं, उनकी मैच्योरिटी हो जा रही है 31 मार्च को, और उनका जो मान है वो कितना है, मान लीजिए 10 लाख रुपए है। कितना है, 10 लाख रुपए। अच्छा, अब क्या हुआ, अब आपको ऐसी स्थिति में मालूम है क्या करना था, आपको ये करना पड़ेगा, नियम है 2020 28 अक्टूबर चल रहा है, आप तो कुछ कर नहीं सकते, आपको पहले ही करने की जिम्मेदारी थी क्या, कि आपने 30 अप्रैल तक, कब तक, 30 अप्रैल 2020 तक, उससे पहले भी कर सकते हो, आपने कम से कम 10 लाख रुपए जो आपने निर्गमित कर रखा है, क्या है ना, जो निर्गमित नहीं किया हो, जो आपका मैच्योर होने वाला है इस साल 31 मार्च तक, ठीक है, तो इस फाइनेंशियल ईयर के एंड में मैच्योर होने वाला है, तो उसका कम से कम 15%, कम से कम 15% कितना होगा, 10 लाख का 15% होगा कम से कम 1.5 लाख रुपए। इतना जो है ना वो आपको निवेश कर देना होगा। कहां पे निवेश करना होता है उसकी कुछ सूची रहती है, कुछ सिक्योरिटीज वगैरह आप खरीद सकते हो। इससे क्या हो जाएगा कि आपके पास पता है कि कम से कम हाँ इतना लिक्विड पैसा पड़ा हुआ है, आप इसको बेच करके पैसे निकाल सकते हो। तो कम से कम 15% आपको कब करना पड़ जाता है, जब आपकी मैच्योरिटी आने वाली है, 1 साल का समय रह गया है, तो आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट हुआ फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च तक जाएगा, तो आप 30 अप्रैल तक कर देते हो। तो अगर हमें कोई डेट नहीं बताई गई तो हम 30 अप्रैल को ही करते हैं, लेटेस्ट जो सबसे लास्ट में है ना उसमें ही कर देते हैं, क्योंकि एक तरह का ये नियंत्रण करने वाला पैरामीटर है, नियंत्रण करने का तरीका है कि हाँ आप पैसे दे पाओ, इसकी संभावना बढ़ जाए, इसलिए कम से कम 15% में आपने पहले से अलग निकाल करके रख दिया, बाकी 85% आप कहीं और से जुगाड़ लोगे। तो ये इस तरह की चीज होती है ना। तो ये बात समझ में आ गई। तो ये 30 अप्रैल तक आपको करना रहेगा, ठीक, मैंने उदाहरण से समझाया, आपको समझ में आ गया होगा उम्मीद है। अब क्या हुआ, किस्तों में ऋण पत्र का जो मोचन कर रहे हो, अब समझो इसमें एक और बात आती है। ये जो बात बताई वो तो एक मुश्त के लिए हो गया कि आपको 10 लाख रुपए एक साथ देना था, तो आपने उसका 1.5 लाख रुपए 30 अप्रैल तक जमा कर दिया। अब मान लीजिए आपने 40 लाख के डिबेंचर्स उठा रखे थे, कितने को उठा रखे थे, 40 लाख के, और आपने ऐसा बोला हुआ है कि आप 4 साल में वापस करोगे, हर साल 10-10 लाख रुपए के डिबेंचर्स को आप क्या करते जाओगे, रिडेम्पशन करते जाओगे, उनका मोचन करते जाओगे। तो ऐसी स्थिति में हर साल आप कर रहे हो ना, तो आपको पहले तो 1.5 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा। अब जब 1.5 लाख आपने जमा किया और आपकी साल 31 मार्च तक पहुंच गई, आपने वाला डिवेंचर्स के पैसे भी दे दिए, लेकिन ये वाले पैसे आप निकालोगे नहीं, क्यों, क्योंकि अगले साल फिर से आपको 10 लाख देने होंगे, आपको 40 लाख वापस करने हैं ना, 10 10 10 10। तो जब दूसरी बार 10 लाख का बन रहा होगा तो फिर आपको 30 अप्रैल तक 1.5 लाख रुपए जमा करना पड़ेगा। तो आप क्या करते हो, आप 1.5 लाख रुपए को जमा ही रहने देते हो, ठीक। अच्छा, मान लेते हैं एक समय के लिए, ये एग्जांपल में हम लोग पहले देख चुके हैं, लेकिन आपको जल्दी से बता रहा हूं, मान लीजिए आपको पहले साल में 10 लाख रुपए वापस करना है, दूसरी बार आपको कितना करना है, 20 लाख, तीसरी बार करना है 30 लाख, ठीक, 3 साल में आपको वापस करने हैं 60 लाख रुपए। ऐसा कुछ बनकर के आ रहा है कि 31 मार्च 2021 तक आपको 10 लाख वापस करना है, 2022 तक आपको 20 लाख और 2023 तक 30 लाख। ऐसे में क्या हो जाएगा, पहले तो आपने 1.5 लाख रुपए जमा कर रखे थे, कितना कर रखा था, 1.5 लाख, ठीक। अब क्या होगा, जब 20 लाख करना होगा तो 20 लाख का 15% निकल के आता है 3 लाख रुपए, आपने जमा तो 1.5 लाख कर रखा है, तो आपको 1.5 लाख और करना पड़ेगा। क्या करना पड़ जाएगा, 1.5 लाख और करना पड़ जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, 1.5 लाख और कर दोगे, तो कुल मिलाकर के कितना हो जाएगा, कुल मिलाकर के हो जाएगा 3 लाख। समझ में आ रही बात। ऐसे ही क्या होगा, जब आपका 30 लाख अगली बार देना है 2023 में, तो आप 2022 30 अप्रैल तक, 2023 31 मार्च को आपको देना है, तो 2022 30 अप्रैल तक आप 1.5 लाख और डालोगे, क्योंकि 4.5 लाख रुपए बन जाता है 30%। आ रही बात समझ में। और मान लेते कि आपको थोड़ा और डिबेंचर बाकी रह गया था 10 लाख रुपए का, जो आप 2024 में देने वाले हो, तो ऐसी स्थिति में आपके पास कम से कम 1.5 लाख रुपए का निवेश होना चाहिए था, और आप कर कितने कर चुके हो, 4.5 लाख का। तो ऐसे में आप 3 लाख रुपए निकाल भी सकते हो, ठीक है, ऐसे में आप 3 लाख रुपए निकाल भी सकते हो। तो ये मैंने क्यों बता रहा हूं, ये पहले बताया है, लेकिन इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इसका भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट यूज होगा हमारे क्वेश्चन में, जब हम लोग किस्तों में किसी भी डिबेंचर का मोचन करेंगे, रिडेम्पशन करेंगे। आगे बात समझ में। अच्छा, तो आगे बढ़ते हैं, यही लिखा हुआ है, किस्तों में ऋण पत्रों का मोचन किए जाने की स्थिति में किए गए निवेश को वापस निकाल नहीं लिया जाता, ठीक है, सिर्फ उतना ही निकाला जाता है जितना जैसे यहां पर हम लोगों ने 3 लाख निकाला, क्यों, क्योंकि यहां पर आपके पास ऑलरेडी 4-4.5 लाख था, जमा 1.5 लाख ही करना था, बल्कि अगले वर्ष के लिए आवश्यक निवेश के अनुसार उतना निवेश जमा रहने दिया जाता है जितने का आवश्यकता है, ठीक। तो ये वाला पॉइंट हम लोगों ने ठीक से समझ लिया। अब क्या करते हैं, जब ऋण पत्रों का किस्तों में मोचन एक विशिष्ट वर्ष से प्रारंभ हो जाता है, वास्तविक मोचन वाले ऋण पत्रों का चुनाव प्राय लॉटरी प्रक्रिया द्वारा होता है। इसका मतलब क्या है, बहुत आसान चीज है। आपको मैंने बोला किस्तों में वापस करोगे, ऋण पत्र आपने जारी कर रखे थे, ऋण पत्र आपने भी खरीदा, आपके दोस्त ने भी खरीदा, और आपके किसी रिश्तेदार ने भी खरीदा, तो बहुत सारे लोगों ने डिबेंचर्स खरीद लिए। डिबेंचर्स खरीदने का मतलब क्या हुआ, आप लोगों ने पैसे दिए थे मुझे, अब मैं सोच रहा हूं कि मैं 4 साल में पैसे वापस करूंगा। कब में करूंगा, 4 साल में।
तो पहली साल आपको मिलेगा या आपके दोस्त को पैसे वापस करूंगा, ये कैसे डिसाइड होगा, है ना। हो सकता है कि मैं आपका मन है कि आपको पहले किया जाए, तो आपका दोस्त भी बोल सकता है नहीं मुझे पहले पैसे वापस कर दो, ठीक है। बाद वालों को पैसा इंटरेस्ट तो मिल ही रहा है, लेकिन पहले वाले में भी हो सकता है वहां पर कुछ भी अनफेयर किसी के लिए ना हो, इसलिए हम लोग लॉटरी सिस्टम लेकर के आते हैं। क्या करते हैं, वहां पर भी लॉटरी निकालते हैं। बहुत आवाज हो रही है, अच्छा फिर क्या होता है, तो इसी में वही लॉटरी निकालने वाली बात लिखी हुई है कि जब आपको पैसे वास्तव में वापस करने होते तो आप क्या करते हो, लॉटरी का यूज कर लेते हो। अच्छा अब क्या है, दो तरह से मैंने बताया था कि या तो आप लाभ से पैसे वापस करते हो या फिर आप कैसे वापस करते हो, पूंजी से, कैपिटल से। तो अगर आप लाभ से कर रहे होते ना तो आपकी 3 तरह की जर्नल एंट्रीज हो जाएंगी, और उसके बाद से अगर आप पूंजी से करते हो तो एक एंट्री जो जनरल एंट्री है वो गायब हो जाती है, इसमें 2 से ही काम चल जाता है हमारा, ठीक। तो उसको देख लेते हैं क्या क्या होती है। पहले तो है आपका लाभ से कर रहे हो, तो लाभ और हानि विवरण में क्या होता है, आप लाभ से कर रहे हो तो उसको डेबिट कर दोगे, क्योंकि लाभ और हानि विवरण खाते में जब आपका क्रेडिट साइड पर बैलेंस होता है तो आपको लाभ हुआ होगा, तो आप उसको क्रेडिट साइड बैलेंस को यहाँ पर डेबिट कर देते हो, वो लाभ को गायब कर रहे होते हो, तो इसलिए इसमें डेबिट साइड पर एंट्री हो जाएगी। नाम मतलब क्या होता है, डेबिट। अच्छा अभी इसी को इंग्लिश में बता दूंगा, एग्जांपल हम लोग करेंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में समझते हुए चलेंगे, क्योंकि हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स भी बहुत सारी जनरल एंट्रीज इंग्लिश में करते हैं, और जो बहुत अच्छी बात है, और जो हिंदी में करते हैं उससे भी कोई समस्या की बात नहीं है, लेकिन इंग्लिश थोड़ा सीखते रहिए तो उसकी भी बात करेंगे। फिर क्या हुआ, ऋण पत्र मोचन निधि खाते से, इसी को हम लोग इंग्लिश में लिख देते हैं टू करके, ठीक है, ये इसको क्रेडिट कर देते हैं तो इसको हम लोग क्रेडिट कर देंगे, ठीक। फिर क्या हुआ, ऋण पत्र खाता जो है उसको आपने डेबिट कर दिया। फिर ऋण पत्र धारक से, अब जो भी आपका ऋण पत्र धारक था, जिसने भी डिबेंचर खरीदा हुआ था, उसके अकाउंट को आप क्रेडिट कर दोगे, ठीक। अच्छा फिर क्या हुआ, ऋण पत्र धारक आपने उसका डेबिट कर दिया अकाउंट, और यहां पर बैंक को आपने क्रेडिट कर दिया, क्यों, क्योंकि यहां पर आप उसको वास्तव में पैसा पेमेंट कर दे रहे हो। यहां पर क्या है, उसको पेमेंट किया जाना है, दे है, और यहां पर क्या हो गया, पेमेंट हो गया। तो जब पेमेंट तब होगा जब आपके बैंक से पैसे कट जाएंगे, तो बैंक खाते को आप क्रेडिट करो, क्योंकि बैंक तो आपका एसेट है, एक परिसंपत्ति है। अच्छा इसी को इंग्लिश में देखेंगे तो क्या हो जाएगा, दूसरी जो एंट्री है, पूंजी खाते से अगर आप मोचित करते हुए देख रहे हो तो सीधा सीधा आप डिवेंचर्स अकाउंट को डेबिट कर देते हो, और फिर डिवेंचर होल्डर्स का जो अकाउंट है उनको आपको पैसे देने हैं, दे है, इसलिए आप इसको क्रेडिट कर दोगे। फिर आप अगले ही बार में इसी को आप क्या कर देते हो, यहाँ पर आकर के डेबिट कर देते हो, तो इनको पैसे मिल जाते हो। और कहां से डेबिट करते हो, बैंक अकाउंट से आपने पैसे वापस कर दिए। इसी को हिंदी में देखेंगे, वही दोनों एंट्री ऊपर वाली है, ऋण पत्र खाता है उसको आपने डेबिट कर दिया, ऋण पत्र धारक खाते से आपने क्रेडिट कर दिया, और यहाँ पे ऋण पत्र धारक को क्या किया, वही चीज आपने आकर के यहाँ पे डेबिट कर दी, और बैंक खाते से आपने पैसे का पेमेंट कर दिया, तो कुल मिलाकर के आपका पूरा काम हो गया। अब आपको जो कुछ समझ में आया ना, वो बिना उदाहरण के अगर आप इतना ही देखोगे तो आपको मजा नहीं आएगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, एक उदाहरण देखते हैं, उसको ठीक से समझेंगे पूरी तरह से। इस वीडियो के प्रायोजक हैं आप, और अगर आप ऐसे ही और वीडियोस बनाने में हमारी मदद करना चाहते हैं तो पैट्रियन पर जाकर या फिर स्क्रीन पर दिए गए QR कोड को स्कैन कर अपना योगदान जरूर दें।